गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एडगर डेल के अनुभव शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, मानव अपने विचार एवं भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए हाव भाव, इशारों, संकेतों एवं भाषा का सहारा लेता है, जिसे हम संप्रेषण के साधन कहते हैं। विभिन्न संप्रेषण तकनीकों के समावेश से शिक्षा को अधिक सरल और सुग्राही बनाया जा सकता है। यानी जितना अच्छा संप्रेषण होगा उतना ही छात्रों को अच्छा अधिगम होगा। संप्रेषण की तकनीकों में हम समझने के लिए आप यूँ समझ सकते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री का जितना अधिक अच्छा और सरल प्रयोग होगा उतना ही छात्रों को अधिगम अच्छा होगा। 1960 में एडगर डेल ने बताया कि विद्यार्थी सीखी गई विषय वस्तु को तब अधिक देर तक याद रखता है जब वह कोई कार्य करता है। यानी जब वह किसी कार्य को करके सीखता है तो ऐसा जो ज्ञान है वो स्थायी रहता है। इनके शोध कार्य के फलस्वरूप अनुभव शंकु का निर्माण किया गया। एडगर डेल अमेरिका के रहने वाले थे और ओहियो यूनिवर्सिटी में शिक्षा शास्त्री थे। अनुभव शंकु का जब इन्होंने निर्माण किया तो इसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकियों के उपयोग को एक बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने की कोशिश की गई। उनका ये अनुभव शंकु यह प्रदर्शित करता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तकनीकियों द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, विधियाँ, उपकरण व्यक्ति विशेष को विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव अर्जित करने में किस प्रकार सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक अनुभव शंकु का निर्माण किया। इस अनुभव शंकु के अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी जो प्रभाविकता है वो नीचे की ओर है। यानी जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो इसकी प्रभाविकता कम होती है, नीचे की ओर इसमें सीखने की प्रभाविकता नीचे की ओर अधिक है। ठीक है, तो इसमें पहला जो सबसे प्रभावी अधिगम हो रहा है वो है प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव। ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है, यानी उद्देश्यपूर्ण कार्य किया जाता है। यानी परियोजना बनाना, भ्रमण पर ले जाना, वास्तविक परिस्थितियों में रह कर के जो कार्य किया जाता है, ऐसा अधिगम सर्वाधिक होता है। खोजपूर्ण या कृत्रिम अनुभव, कृत्रिम सामग्री का निर्माण करना जिसका वास्तविक प्रस्तुतिकरण करना कठिन हो। यानी या तो कोई वस्तु अत्यधिक छोटी है या बड़ी है, उसे हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में मॉडल बनाकर उसका अध्ययन करवाया जाता है। फिर इसमें आता है नाटक में सहभागिता। जब छात्र किसी नाटक में भूमिका निर्वाह करते हैं तो उन्हें संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों, घटनाओं का वैसा ही दिग्दर्शन अनुभव होता है कि मानो इतिहास पुनः अपने आप को उनके सामने दोहरा रहा हो। इतिहास ही नहीं बल्कि अन्य विषय, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भाषा, साहित्य के तथ्यों, घटनाओं तथा ज्ञान से भली भांति अवगत होने के लिए इस प्रकार के जो अनुभव हैं बहुत ही प्रभावपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तत्पश्चात आता है प्रदर्शन। अध्यापक द्वारा जब कक्ष या प्रयोगशाला में विभिन्न वस्तुओं, उनकी कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं तथा उपयोगों के प्रदर्शन का सहारा लिया जाता है तो छात्र निरीक्षण के द्वारा अधिक से अधिक अधिगम कर सकते हैं। फिर क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण, इसमें विद्यालय का स्थानीय समुदाय से संबंध बताया जाता है और वहाँ से कई अध्ययन योग्य सामग्री प्राप्त होती है जिसे कक्षा में नहीं कराया जा सकता। जैसे किसी डाकघर में ले जाना छात्रों को, या रेलवे स्टेशन पर ले जाना, अस्पताल में ले जाना, वहाँ की कार्यप्रणाली का पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार करवाना, उन्हें वहाँ के बारे में जानकारी देना, इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो उनके लिए अधिक समय तक स्थायी रहेगा। प्रदर्शन सामग्री, यानी प्रदर्शनी या संग्रहालय का
भ्रमण करवाना, विषय वस्तु को अधिक समझाने के लिए, उसकी वास्तविक जानकारी कराने के लिए छात्रों को कोई प्रदर्शनी या संग्रहालय का भ्रमण करवाया जा सकता है। यहाँ पे छात्र दर्शक की भांति रहता है। चलचित्र या दूरदर्शन, यहाँ भी छात्र मात्र दर्शक ही बना हुआ रहता है। इसकी सहभागिता देखो 6th और 7th पॉइंट से छात्र की सहभागिता जो है वो कम होने लग गई है, वो एक दर्शक के रूप में ही रह रहा है। तो यहाँ पे उसका जो अधिगम है वो कम होता जा रहा है। तो चलचित्र या दूरदर्शन के अंदर भी यही होगा कि वो वास्तविक घटनाओं से अवगत तो उसको कराया जाएगा, प्रभावशाली होगा, रुचिकर होगा, पर वो एक दर्शक यानी उसकी सारी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में जो आता है वो है रेडियो रिकॉर्डिंग या स्थिर चित्र, दृश्य संकेत, मौखिक संकेत। यहाँ करीब करीब वह निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहता है। तो 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ इनका जो ज्ञानेंद्रियों का उपयोग है वो कम होने लग गया। यानी 6, 7, 8 अगर पॉइंट पे देखें तो वो एक दर्शक की भांति, 8 में एक श्रोता की भांति, इस तरह उसकी सभी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग नहीं हो रहा है। तो जहाँ सर्वाधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग हो रहा है वहाँ उसके अधिगम का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है, और जहाँ कम हो रहा है वहाँ उसके अधिगम का प्रतिशत कम रहता है। जैसे इस एक और शंकु से आप समझ सकते हैं कि जहाँ करके सीखना आ रहा है वहाँ छात्र 70 से 90% तक सीख पा रहा है। जहाँ वह सक्रिय रह रहा है, यानी सक्रिय रह करके शिक्षा में सहभागी हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बनाना है, फिल्म बनाने में भागीदारी है, नाटक में भूमिका निर्वाह है, तो छात्र यहाँ पर भी सक्रिय है, तो उसका अधिगम का जो स्तर है वो 70% रह रहा है। फिर आप यहाँ देखो, यहाँ अधिगम का स्तर 30 से 50% ही है, क्योंकि यहाँ पे वह निष्क्रिय देख रहा है, दर्शक की भांति है। फिर वह निष्क्रिय श्रोता है, यानी वह सिर्फ सुन रहा है, तो यहाँ जो उसका अधिगम है वो 10 से 20% तक रह गया। यानी 10% जब वो सिर्फ पढ़ रहा है और 20% जब वो सिर्फ सुन रहा है। तो इस प्रकार जो एडगर डेल का अनुभव शंकु है वो यह बताता है कि किस प्रकार जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियां छात्र सीखते समय उपयोग में लिया जाए उतना ही उसका ज्ञान जो है वो अधिक रहता है। यानी शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन और संचालन उसी परिस्थिति में सबसे अच्छा होता है जिसमें किसी एक इंद्रिय या माध्यम उपागम के स्थान पर अनेक इंद्रियों या माध्यम या उपागमों का सहारा लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अधिगम जो है वो प्रत्यक्ष अनुभवों से प्राप्त होता है, और सबसे कम अधिगम जो है वो शाब्दिक रहता है। तो इस प्रकार अधिगम शंकु, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।